तो हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर यूजिंग हाइब्रिड पाई मॉडल। ठीक है, जब भी हम इस एनालिसिस की बात करते हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की बात करते हैं, तीन मॉडल को जनरली डिस्कस किया जाता है। पहला है एच पैरामीटर मतलब हाइब्रिड पैरामीटर, दूसरा हाइब्रिड पाई मॉडल और तीसरा है हमारे पास आर ई मॉडल। ठीक है, तो हम ये वाला जो वीडियो है इसमें हम एच पैरामीटर यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर को हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, वो भी अच्छे से डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। इसमें हम बात करेंगे हाइब्रिड पाई मॉडल की। अब ये जो हाइब्रिड पाई मॉडल है वो एच पैरामीटर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, या उसका सुधरा हुआ रूप है। कैसे इसको हम कुछ कंपैरिजन में समझ सकते हैं। चार कैटेगरी में इस कंपैरिजन को डिवाइड किया है। पहला है रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, एक्यूरेसी और एप्लीकेशन। ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भाई एच पैरामीटर जो था हमारा वो क्या था, सेट ऑफ 4 हाइब्रिड पैरामीटर था। इनपुट रेजिस्टेंस था, उसके अंदर करंट गेन था, वोल्टेज गेन था और आउटपुट रेजिस्टेंस था। ये चार थे। अब हाइब्रिड पाई मॉडल क्या होता है, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट में इसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है, जिसमें दो पैरामीटर बहुत मेन है। पहला पैरामीटर है इसमें इसका आर पाई यानी कि डिफ्यूजन रेजिस्टेंस और दूसरा है ट्रांस कंडक्टेंस। इस दो से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे। ये बहुत ही सिंपल होता है, जबकि हाइब्रिड पाई मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, इसमें हम नेक्स्ट कंपैरिजन से इसको हम समझ पाएंगे। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें थर्ड में, तो ये लेस एक्यूरेट होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे तो पूरी तरह से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वहां पूरे के पूरे एच पैरामीटर में क्या है, पूरे पूरे रेजिस्टेंस का मॉडल है। पर यहां पर हाइब्रिड पाई मॉडल में क्या होता है, ये पूरी तरह से रेजिस्टेंस पर बेस्ड मॉडल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उसमें कैपेसिटेंस भी यूज होते हैं। तो इसी वजह से हाइब्रिड जो पैरामीटर है, एच पैरामीटर मतलब हाइब्रिड पैरामीटर जो है वो लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात नहीं हो रही। वहां केवल और केवल क्या हो रही है, लो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है, जहां हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है वहां ये मॉडल इनएक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। पर वहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी के केस में जो हाइब्रिड पाई मॉडल है वो अच्छे से इसे हैंडल कर पाता है, एनालिसिस उसका इजीली कर पाता है। चूंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म्स आ रही हैं, इसी वजह से ये जो सर्किट है, इसका जो सर्किट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। अब आते हैं हम एप्लीकेशन पे। क्या है, ये केवल लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर पे काम करता है एच पैरामीटर, और वहीं हाइब्रिड पाई मॉडल की अगर हम बात करें तो इसे हम हाई फ्रिक्वेंसीज पर यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड पाई मॉडल की। अब यहाँ पे भैया अपने कॉपी और पेन को संभाल करके यूज करो, तसल्ली से बैठना, क्योंकि अगर जल्दबाजी में अगर देखना चाह रहे हो कि फटाफट से 1 घंटे का जो लेक्चर है या 1 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, वीडियो शॉर्ट के जरिए कंप्लीट हो जाए, तो हाइब्रिड पाई मॉडल के केस में ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा बिना किसी स्किप होने के। ठीक है, यानी कि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, इक्वेशन को हमने क्या करा, स्किप कर दिया कि भाई इक्वेशन आई कैसे, कहाँ से आई, सीधा सीधा मॉडल की बात करी। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा। तो आराम से तसल्ली से बैठो और उसको समझो। तो बहुत ईजी है ये, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है इसको समझना। चलो आगे बात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने ट्रांजिस्टर को उठा लेते हैं इसे समझने के लिए। यहाँ पर हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस है। ये क्या है मेरे पास, कलेक्टर है। और ये क्या है मेरे पास, अमीटर। ये हम सभी इसका जनरल स्ट्रक्चर हम जानते हैं, इसका जनरल स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं कि बेस, कलेक्टर और अमीटर। अब हम जब एम्पलीफायर की बात करें तो जनरली हम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो मैंने उसको इसी ओरिएंटेशन में रखा है कि हम इसे कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे। ठीक है, इसी ओरिएंटेशन में रखा है। हम पूरा सर्किट डायग्राम नहीं बना रहे, हम इसका पूरा सर्किट डायग्राम नहीं ले रहे इसका। ठीक है, हम इसे जनरलाइज डिस्क्राइब कर रहे हैं बस इसको। चलो, तो इसका ठीक है, यहां तक होगी बात। तो अब हमें पता है कि भाई ये क्या है, मटेरियल है। एन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, पी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और एन भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन सभी को कंबाइन करके हमने क्या बनाया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाया है, जिसमें से ये वाला जो सेक्शन है हम इसे 1 दे दें, इस पॉइंट को इसे 1 दे देते हैं, ये 1। ये सेकंड जंक्शन, ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड बना रहा है, दूसरा भी क्या बना रहा है, पीएन जंक्शन डायोड बना रहा है। ये डायोड का फॉर्म बनना है इस जगह पर, इन जगह पर। ठीक है, तो अब होता ये है कि अगर ये मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है या मटेरियल का बना हुआ है तो उसका अपना एक खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कॉपर की बात करें, कॉपर के वायर की बात करें, हम इससे एक अलग किसी सर्किट में अगर हम उसको यूज करें तो एक अलग से कोई रेजिस्टेंस लगा दें, वो बात अलग है। पर कॉपर के वायर का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है।
ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल उसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस इसके होंगे। चूंकि हम अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं, इसका हाइब्रिड पाई मॉडल बनाने वाले हैं इसका। तो इसको हम ले लेते हैं बी डैश। ठीक है, अब इस पॉइंट से यहां तक बेस का अपना एक रेजिस्टेंस होगा होगा ठीक है, अब बेस से लेके कलेक्टर तक इसका भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं। और बेस से लेकर जो अमीटर है यहां भी हमारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके। अब इस रेजिस्टेंस को हम दे देते हैं आर बी डैश ई, क्योंकि बी डैश ई के बीच का है ये। ठीक है, इसे क्या दे दें हम, आर बी बी डैश दे दें, क्योंकि बी और बी डैश के बीच का रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारे पास, आर बी डैश सी, जो बी डैश और सी के बीच में रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इन रेजिस्टेंस को मॉडल करना है। हमने पहली बात की थी, ये हम किस कन्फिग्रेशन में, कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन में ले रहे हैं। अगर हम कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन में ले रहे हैं तो अमीटर की एक लाइन तो फिक्स चलेगी। ठीक है, इसको हम अमीटर की लाइन बोल देते हैं। हम इसे क्या बोल दें, अमीटर की लाइन बोल दें, ये अमीटर की लाइन है, क्योंकि अमीटर दोनों के लिए कॉमन है। ध्यान रखना, इनपुट साइड के लिए भी ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा, इनपुट होता है, और इधर क्या लेते हैं हम, आउटपुट लेते हैं। दोनों के लिए कॉमन है, तो हमने मीटर की लाइन को कॉमन बना दिया, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। अब इनपुट साइड पर हमारा क्या है, यहाँ पर बेस है, तो बेस को ले लेते हैं हम इधर की तरफ। ठीक है, ये बेस ले लिया। अब यहाँ से बेस से हमारा एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ पर, बी डैश के लिए। ठीक है, क्या मिल रहा है, बी डैश के लिए एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्या है रेजिस्टेंस का नाम, डी बी डैश है इसका नाम। इस पॉइंट को हम क्या बोल दें, बी डैश बोल देते, क्यों, ठीक है, ये पॉइंट होगा बी डैश, बी डैश है। अब बी डैश से लेके ई के लिए एक रेजिस्टेंस गया है, बी डैश से ई, अब ई कहाँ है, नीचे है। ठीक है, ई की लाइन कहाँ है, नीचे, इससे कनेक्ट कर दो इसको। इसे क्या बोल देंगे, आर बी डैश ई। अभी केवल नोटेशंस को लेकर चल रहे हैं, फिर जब हम फाइनल सर्किट बन जाएगा तो उस सर्किट को हम एच पैरामीटर के जो टर्म्स है उसमें हम इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को हम एच पैरामीटर, सॉरी एच पैरामीटर, हाइब्रिड पाई, तो हाइब्रिड पाई मॉडल की जो टर्म्स है हम उनसे इनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम समझने के लिए इसको नोटेशन हम इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, अब बी डैश के बाद अब कौन सा, बी डैश ई कंप्लीट हो गया, बी डैश से सी भी तो जा रहा है, बी डैश से एक सी भी तो जा रहा है। ठीक है, बी डैश से एक सी बना देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल दो। ठीक है, बी डैश से सी, क्या है इसका रेजिस्टेंस का नाम, ये है बी डैश सी। ठीक है, हो गया। चलो, अब कलेक्टर से कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन में भाई करंट भी तो फ्लो होता है कि नहीं, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, सी से ई फ्लो होता है, सी से ई फ्लो होता है, और वो कैसा होता है, करंट डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है, इनपुट साइड पे। क्यों, क्योंकि जब तक आप इनपुट साइड पे करंट को इंजेक्ट नहीं करोगे या वहाँ पर बैटरी नहीं लगाओगे, या हम कह सकते हैं कि बेस और अमीटर को जब तक आप ऑन कंडीशन में लेकर के नहीं आओगे, आपका ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो कलेक्टर करंट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये हमको मालूम है। ठीक है, कॉमन में क्या होता है, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, ये हमको पता है। यानी कि हमारा कलेक्टर करंट, आउटपुट जो करंट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक करंट डिपेंडेंट सोर्स हम यहां पर लगा देते हैं, इस तरह से, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, जी एम वी बी ई होता है। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। अब एक रेजिस्टेंस और मिलेगा, कहां मिलेगा भाई, कलेक्टर से लेके अमीटर तक करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कलेक्टर से लेके अमीटर तक एक रेजिस्टेंस और मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर ओ, आउटपुट रेजिस्टेंस हम कहेंगे, पर ये भी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ही होगा। ये हो गया आर ओ, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, इसे क्या बोलते हैं, वी सी ई। कलेक्टर और अमीटर के बीच में भी तो वोल्टेज होता है, वी सी ई। समझ में आ गया, ये पूरा सर्किट समझ में आ गया। ठीक है,
क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ चीज और बची है, ठीक है। अच्छा, हमने अभी नोट किया था कि वन जंक्शन है, सेकंड जंक्शन, अगर वन जंक्शन के अक्रॉस हम देखें तो ये क्या बना रहा है, एक डिप्लीशन रीजन को यहाँ क्रिएट कर रहा है पीएन जंक्शन के बीच में, कर रहा है। पीएन जंक्शन के बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन रही है। अब ये जो डिप्लीशन रीजन है बेसिकली कैसा बिहेव करती है, कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करती है, इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है। क्यों होता है? सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस करोगे तो डिप्लीशन रीजन क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस होगा दोनों के लेयर के बीच का वो सॉरी कम होगा, है ना, कम होगा, टंग स्लिप हो गई, इस कम होगा। अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस करोगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती है ना। डिप्लीशन इनकी विड्थ क्या होती है, कम होती है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है इसका, बढ़ जाएगा। अगर मैं इसके वोल्टेज को कम करूंगा या मैं इसको बढ़ाऊंगा तो डिप्लीशन रीजन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसको तो रिवर्स वाइज करते हैं मेन जंक्शन डायोड को, तो क्या होता है, रिवर्स के केस में डिप्लीशन रीजन बढ़ती है। अगर बढ़ रही है इसका मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ेगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर VBE को वेरी करूंगा, यानी कि कौन सा, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, इसके बीच में होता है VBE, अगर इसमें चेंज करूंगा तो मेरा जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ भी चेंज होगी, कैपेसिटेंस भी बदलेगा, इसका मतलब कैपेसिटर भी आएगा इसके बीच में, ठीक है। अभी कैपेसिटर ले क्यों रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की वजह से, अभी बताते हैं क्यों, ठीक है। ये आ गया कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं ना, CB' बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस की जब बात चली रही है तो थोड़ा सा इसको हम XC को भी देख लेते हैं। रिएक्टेंस टर्म क्या होता है, 1/2πfc होता है, ठीक है। क्या होता है, 1/2πfc होता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल की, कि भाई हाई फ्रिक्वेंसी पर ये क्या होता है, एक्यूरेट होता है। क्यों होता है, इसी वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जैसे आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है, ये जो कैपेसिटेंस को फॉर्म कर रहा है, ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट हो गया, XC पिक्चर में आ गया, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है ये यहाँ पर कैपेसिटेंस की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक कैपेसिटेंस कहाँ से कहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरे जंक्शन पे। दूसरा जंक्शन कहाँ पर है, B' और C के बीच में। ये रहा B' का पॉइंट, ये रहा C का पॉइंट, B' का पॉइंट और ये C का पॉइंट, इसके बीच में भी एक और डिप्लीशन रीजन मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई कैपेसिटर जो कलेक्टर होता है उसे क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, अमीटर पे क्या होता है, माइनस होता है। तो आपने कलेक्टर को बेस के कंपैरिजन में क्या कर रखा है, रिवर्स कर रखा है, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डिप्लीशन रीजन बढ़ती हुई मिलेगी हमें, यहाँ पे बढ़ती हुई मिलती है, बात करते हैं हम इसकी हमेशा कि डिप्लीशन हमें बढ़ती हुई मिलेगी। कैपेसिटर का कलेक्टर को आपने बेस के कंपैरिजन में क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो एक कैपेसिटेंस हमें यहाँ भी मिलेगा, तो यहाँ B' को थोड़ा सा हटा देते हैं, C को हटा देते हैं, एक कैपेसिटेंस हमें यहाँ भी मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं हम, CB' बोल देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा B' और ये पॉइंट है हमारा C। अब ठीक है, तो ये बन गया हमारा भैया हाइब्रिड पाई मॉडल का फुल डायग्राम। इसे बोलेंगे हम फुल हाइब्रिड मॉडल, फुल हाइब्रिड पाई मॉडल। और ये फुल हाइब्रिड पाई मॉडल में कैपेसिटेंस आ रहे हैं, चूंकि कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म होती है, इसी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी पर ये मॉडल एक्यूरेसी अच्छी देता है H पैरामीटर के कंपैरिजन में। अब कहानी क्लियर हो गई होगी कैसा क्यों, ठीक है। मैं पहले बोला था एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर, एक एक लॉजिक को, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो हमने नोटेशन लिए समझने के लिए लिए थे, अब हाइब्रिड पाई मॉडल के नोटेशन हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। कैसे रिप्लेस कर देंगे, ये आगे ये वी पाई हो जाएगा, जो हमने आर पाई हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम बेसिकली डिफ्यूजन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बेस आर बी हो गया, ये B' और जो हमने बात की थी हमने सी पाई हो जाएगा किसके बीच का, इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये CB' को हम क्या बोल रहे हैं, सी पाई बोल देंगे। बेस और कलेक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस है जिसको हमने B' C दिया था, इसे हम CU कह देंगे।
इसे हम आर बी डैश सी जो लिया था यहाँ पर, इसे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर आर यू बोल देंगे, आर ओ और बाकी काम यू। तो ये जो शेडेड लाइन है, जो शेडेड आपको एरिया, सॉरी शेडेड एरिया जो दिखाई दे रहा है, इस शेडेड एरिया को हम कहेंगे ट्रांजिस्टर के सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, उस सिंबल की जगह हम क्या करेंगे, इस मॉडल को वहां पर प्लेस कर देंगे अगर हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस की बात होती है तो। ठीक है, ये फुल मॉडल हो गया, ये समझ में आ गया पूरी तरह से। हम इसी को आगे लेकर के अब चलने वाले हैं। अच्छा, ये हाई फ्रिक्वेंसी की बात की थी, हमें लो फ्रिक्वेंसी की बात करें, अगर हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो क्या होगा। तो ये जो डायग्राम है, अभी हमने क्या बोला था, इसको फुल हाइब्रिड पाई मॉडल बोला था। अब इसको हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करेंगे भाई, एक काम करते हैं, अभी हाई फ्रिक्वेंसी की बात नहीं करते, अब लो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं केवल। ठीक है, तो लो फ्रिक्वेंसी पे ये सारी जो कहानी है वो बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अगर फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी तो एक्सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप फ्रिक्वेंसी को कम कर दोगे तो आपका एक्सी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को कम कर दोगे तो एक्सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना कह सकते हैं कि भाई ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता हूँ, एक्सी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को कैपेसिटेंस अलाउ नहीं करता। ठीक है, चलो, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कैसे बढ़ा दें भाई, ये जो आर बी है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है कंपैरेटिवली अदर रेजिस्टेंस के, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट मान लेंगे, क्योंकि वो कम हो गया तो शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं उसको हम। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। आर पाई एज इट इज रहेगा, सी पाई और सी यू ये लो फ्रिक्वेंसी पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, आर यू क्या था, आर यू था बेस और कलेक्टर के बीच का रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, कलेक्टर को कंपैरेटिवली बेस के हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और रिवर्स बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये जो आर यू होगा ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, आर ओ के साथ क्या होगा भैया, आर ओ क्या था, आर ओ कलेक्टर से लेके अमीटर के बीच का रेजिस्टेंस है, यानी कि इतनी सारी चीजें उसमें बीच में आएंगी, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया मतलब इसे भी क्या मान लो, ओपन सर्किट मान लो। तो क्या क्या खत्म हो गया, देखो जरा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, केवल आर बी, वी पाई और आर पाई, और ये हमारा करंट डिपेंडेंट टर्म। ये इसका कुछ नहीं होता भैया, कलेक्ट करंट तो फ्लो करना है ना, पता पड़ेगा, हटाओ सर इसको भी हटा देते हैं अपन, इसको भी ओपन कर देते हैं, सब तो ओपन हो ही रहा है, इसको भी अपन ओपन कर देते हैं। अरे भैया रुक जाओ, ठंडा रखो, क्योंकि कलेक्टर से लेकर मीटर तक करंट तो फ्लो होगा ना, और कलेक्टर करंट किस पर डिपेंड करता है, बेस पर डिपेंड करता है, बेस करंट पर डिपेंड करता है, तो ये टर्म आपको लेना पड़ेगी, है ना, इसको हटा नहीं सकती। ठीक है, ले लिया इसको। तो अब ये शॉर्ट होकर के कैसा हो गया, इस तरह का। किसके लिए हो रहा है, ध्यान रखना, एट लो फ्रिक्वेंसी हो गया, एट लो फ्रिक्वेंसी हो गया। ठीक है, यानी कि अब जहां भी ये जो ट्रांजिस्टर का सिंबल हमें देखने को मिलेगा, जहां भी हमें एनालिसिस करने को मिलेगा, बस क्या करेंगे हम, इस मॉडल से, इस सर्किट से हम इसे रिप्लेस कर देंगे, केवल सिंबल को। बाकी जितने एलिमेंट्स लगे उनको हम एज इट इज वहां पर प्लेस कर देंगे, इसके अक्रॉस हम प्लेस कर देंगे। कहानी पूरी क्लियर, आगे चलें। अब आगे हमें इसके पैरामीटर्स को एनालाइज करना है, डिफाइन करना है कि जो आर पाई है इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रांस कंडक्टेंस जो जीएम यहाँ पे हमने लिया है, जीएम ट्रांस कंडक्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। तो डिफ्यूजन रेजिस्टेंस आर पाई की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, वोल्टेज अपॉन करंट, पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एसी को यूज़ कर रहे हैं। एसी वोल्टेज को यूज़ करने की वजह से क्या होगा, वीबी भी बदलेगा, चेंज होगा, वीबी चेंज होगा तो आपका आईबी भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो आर पाई होगा वो क्या बोलेगा, चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, यही होगा वोल्टेज अपॉन करंट, पर अब यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सा वोल्टेज चेंज हो रहा है, बेस और एमीटर के बीच में, और अमीटर पर कौन सा, सॉरी बेस और अमीटर के बीच का वोल्टेज चेंज हो रहा है, और हमारा इनपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट करंट जो है वो चेंज हो।
तो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट वो हो गया हमारा आर पाई। अब ये जो आर पाई को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कैसे 1 अपॉन आर पाई कर लेते हैं, क्यों अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। इसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन आर पाई बोल देते हैं इसको। 1 अपॉन आर पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल आई बी अपॉन डेल वी बी ई। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो वैल्यू हम किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप एम्पलीफायर की बात कर रहे हो ना, तो एम्पलीफायर की बात जब भी होगी तो क्यू पॉइंट तो उसमें आगे आएगा, तो क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको बात करो। ठीक है, अब यहाँ पर आई बी की इक्वेशन हमें लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है उसके डिफरेंशियल हमें फाइंड करना है। तो आई बी कहाँ से आएगा, अब जरा साइड में डायग्राम देखो, क्या कर लिया हमने, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। बोलो सर कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का इससे क्या लेना देना। ठीक है, ये क्या है हमारे पास कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। अब बोलोगे कि कॉमन बेस कन्फिग्रेशन इससे क्या लेना, बहुत लेना देना है, क्योंकि यहाँ एक रिलेशन होता है अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा किसका होता है करंट गेन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का। बीटा किसका है, कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन का। दोनों का रिलेशन हमें मालूम है। अब बात समझ में आ गई, तो यहाँ हम कॉमन बेस को ले रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि एक एक चीज को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर हमारा जरा इसको देखें अगर हम, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, इतना सेक्शन, ये हमने ये जो सेक्शन ये क्या शो कर रहा है, पीएन जंक्शन डायोड को शो कर रहा है। और पीएन जंक्शन डायोड में एक करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है तो फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन होती है आई 0 ई वी अपॉन ईटा वी टी -1। ये हमने पढ़ी हुई है, तो भाई फॉरवर्ड में ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब जरा ये जो फॉरवर्ड जो करंट आ रहा है वो किसका है, अमीटर का, तो यहाँ पे हम नोटेशन दे देते हैं ई। ठीक है, ये ओ जो होगा किसके लिए है, ई ओ लिख देंगे हम इसको। वी किस पर है, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, यानी वोल्टेज वोल्टेज कौन सा अप्लाइड वोल्टेज है, वी बी ई, बी और ई के बीच का वोल्टेज है, तो उसको बी ई बोल देंगे। ठीक है, अपॉन ईटा वी टी। अब यहाँ पर क्योंकि ईटा क्या है, मटेरियल कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे ईटा को 1 कंसीडर कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें पता है कि ई वी बी ई अपॉन ईटा वी टी ये क्या होता है, मच ग्रेटर देन 1 होता है। ये फैक्टर क्या होता है, मच ग्रेटर देन 1 होता है। तो हम 1 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सारे अजम्पशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। आई ई ओ ई टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, वी बी ई अपॉन ईटा वी टी हो जाएगा। ठीक है, अब आई सी, बस अब यहाँ से देखना खेल चालू हो जाएगा। आई सी क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्फा आई ई होता है। ठीक है, अल्फा आई की इक्वेशन रख दो यहाँ पर, आई ई 0 ई की पावर वी बी ई अपॉन ईटा तो अपन हटा दिया ना, 1 मान लिया ना ईटा को, तो ईटा वी टी। तो यहाँ पर जो अल्फा आई ई 0 है, इसे हम आई एस एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई एस से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर दें, आई एस से रिप्रेजेंट कर दें, आई एस ई की पावर ईटा वी बी ई अपॉन, अरे फिर ईटा ले रहा हूँ, ईटी। तो ये आ गया कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट जो है बेस अमीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस आई बी की बात करना, क्योंकि मैं आई बी की क्वेश्चन चाहिए ना, हमने आई और आई सी की बात करी, आई बी की तो बात करी नहीं। ठीक है, आई बी की बात कर लेते हैं। आई बी क्या होता है साहब बताओ, आई सी अपॉन बीटा होगा। क्यों, आई सी क्या होता है, बीटा आई बी, तो बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो तो आई सी अपॉन बीटा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ये आई एस अपॉन बीटा ई की पावर वी बी ई अपॉन बी टी। बस आ गई हमारी बेस करंट की इक्वेशन। अब इस बेस करंट की इक्वेशन को कहाँ पुट करते हैं हम, ये आर पाई में जो हमने डिफरेंशियल लिया हुआ है इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वी बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कर दो इसको। ठीक है, तो 1 अपॉन आर
पाई जो आएगा वो आएगा डेल अपॉन डेल वी बी ई आई एस अपॉन बीटा ई की पावर वी बी ई अपॉन वी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1/r पाई इज इक्वल टू 1/वी टी। किसके रेस्पेक्ट करना है, वी बी के रेस्पेक्ट में करना है ना। आई एस अपॉन बीटा एज इट इज मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना ये। ठीक है, ई की पावर क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल वही का वही होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया, और ये जो चीज़ है वो क्या है, 1/r पाई इज इक्वल टू ये कर ये जो ये किसकी, ये जो आई एस अपॉन बीटा ईटा ई वी बी अपॉन वी टी, ये किसकी इक्वेशन है, आई सी अपॉन बीटा की इक्वेशन है। ठीक है, रख दो 1/वी टी मल्टीप्लाई आई सी अपॉन ये बीटा की इक्वेशन। ठीक है, अब इस आर पाई को रिवर्स कर दो, बस इसी वजह से हमने इसको रिवर्स किया था क्योंकि हमें डिफरेंशियल निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वी बी पर डिपेंड कर रहा है और हमारी इक्वेशन वी बी पर है। तो जब हम उसको रिवर्स कर लेंगे तो हमारी जो डिफरेंशियल है वो आसानी से हो जाएगा, बाद में उसको क्या करो, रिवर्स कर दो। तो हम अब इसको रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे, तो आर पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा वी टी अपॉन आई सी। अब ये जो आई सी है बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है, क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आई सी क्या होता है, क्यू पॉइंट पे निकालते हैं ना वी सी और आई सी की वैल्यू, तो हम इसको आई सी क्यू बोल देते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, क्वोशेंट कलेक्टर करंट है साहब। आ गया हमारा डिफ्यूजन रेजिस्टेंस, ये हमारा पैरामीटर जो है इसका कैलकुलेट हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा हो, एग्जाम के पर्पज से अगर आपको करना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर, एग्जाम पर्पज के लिए आप सीधा उसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आईसी से। इतना सारा तामझाम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन केस अगर आपको एक क्वेश्चन याद रह पाए तो नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग से जो लॉजिक है हमारा उस लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, रेशियो होता है किसका, चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इस रेशियो को हम कह सकते हैं डेल आई सी। आउटपुट करंट क्या है, आई सी है, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज क्या है, डेल वी बी है। किसके रेस्पेक्ट में निकालने हैं, क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालने। ठीक है, हमें आईसी की वैल्यू पता है, क्या है आईसी की इक्वेशन, अभी हमने निकाली थी आईसी की इक्वेशन, तो डेल अपॉन डेल वी बी इन कर देंगे, ये हो जाएगा आई एस अपॉन बीटा, सॉरी आई सी की इक्वेशन क्या थे, आई एस ई की पावर वी बी ई अपॉन वी टी। एक और कंफर्म कर लें, तो आई सी की इक्वेशन ये रही, आई सी आई एस ई वी बी अपॉन वी टी। ठीक है, हमने सही लिखी है। ठीक है, अब इसे डिफरेंशियल कर देते हैं हम। जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/वी टी मिलेगा। आई एस कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ रह जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एज इट इज़ रहता है, बस कांस्टेंट अगर कुछ है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो केवल इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट वी टी है तो वी टी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और ये किसकी इक्वेशन है, आई सी की इक्वेशन है। आई सी क्यू बोलेंगे हम इसको, वी टी। आई सी क्यू की इक्वेशन है और इसे हम क्या बोलेंगे, वी टी। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो गया ट्रांस कंडक्टेंस। तो हमने पहली बात की थी कि इसमें दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस, दोनों वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो वीटी है वो बेसिकली क्या है, वीटी टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज होता है। कैसे निकालते हैं, टी अपॉन 11,600, जो टी होता है किसमें होता है, केल्विन में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, टी किसमें होता है, केल्विन में। अगर रूम टेम्परेचर की बात होगी तो क्या लेंगे हम, 25 मिली वोल्ट या फिर 26 मिली वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर, आगे चलें। चलो अब आगे हमें करना है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस यूजिंग हाइब्रिड पाई मॉडल। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, ट्रांजिस्टर ले रखा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, जो डायग्राम ऊपर लिया था ना, अब इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो आरबी है, आरसी है, वीसी है। तो ये वाला जो डायग्राम है हमें याद हो चुका, रट चुका है ये तो क्या होता है। ठीक है, बस अब क्या करना है, इसमें
मॉडल को अप्लाई कर देना है। कौन सा वाला भाई, हमने पहले बोला था ये जो डॉटेड लाइन जो है वो डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटेड लाइन, सिंबल को। बस सिंबल की जगह क्या लगाना है, इस मॉडल को एज इट इज लगा देना है, बाकी के जो एलिमेंट लगे हुए हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर दो। बस इतना सा काम करना है। जहां सिंबल है इसकी जगह कौन सा वाला मॉडल, ये वाला मॉडल। अभी हमने बात की ना, इस मॉडल को एज इट इज चिपका दो, अब बाकी के जो एलिमेंट है उसके साथ कनेक्ट कर दो। आरबी कैसा है, सीरीज में है, ठीक है, आरबी को लगा दिया। आरसी कैसा आएगा, क्योंकि हमें आउटपुट लेना है, अमीटर और कलेक्टर के बीच में, तो कैसा आएगा ये, इसके साथ पैरेलल में लग जाएगा, ये आ गया। ठीक है, बन गया, हो गया काम पूरा। चलो एनालिसिस करें। करंट गेन, भाई करंट गेन कैसे निकलेगा इसका, कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन है, कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन करंट गेन तो बीटा होता है। और ये ट्रांसकंडक्टेंस और डिफ्यूजन रेजिस्टेंस के केस में क्या निकलेगा, ठीक है, अब जरा देखते हैं। आर पाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आर पाई निकाला था बीटा वीटी, बीटा वीटी अपॉन आई सी क्यू निकाला था। वहीं हमने जीएम निकाला था आई सी क्यू अपॉन वीटी। अब एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर पाई और जीएम को क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा वीटी अपॉन आई सी क्यू मिलेगा, मल्टीप्लाई आई सी क्यू अपॉन वीटा मिलेगा। तो ये वीटी वीटी कैंसिल, आई सी कैंसिल, तो यहाँ पे जो हमारा करंट गेन होता था बीटा, वो किसके बराबर आ गया, आर पाई जी एम के बराबर आएगा। तो हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्या निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है। वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज V0 लेंगे। इनपुट वोल्टेज क्या है, सर्किट में देख लो Vs है, ठीक है, तो हम इसको Vs ले लेंगे। ठीक, इसे हम बोल देते हैं ए वी वोल्टेज गेन। ठीक है, अब क्या किया जाए, जो V0 है, अगर हम इसे देखें V0 को गौर से, तो यहाँ से V0 क्या निकल रहा है, V0 तो बेसिकली क्या है, Vc के बराबर है ना। ठीक है, तो Vg जो है, V0 जो है वो Vc के बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं हम Vc के बराबर है। ठीक है, वैल्यू क्या निकलेगी इसकी, जरा देखो, RC है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा चाहिए, RC। अब जरा ये बताओ कि यहाँ पे करंट कितना है, इस सर्किट में केवल एक ही करंट फ्लो हो रहा है, ये रहा, कौन सा है, GM वी पाई, कौन सा है इसमें, GM वी पाई है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, GM वी पाई मल्टीप्लाई RC। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, देखो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम क्या लेंगे उसको माइनस, तो माइनस GM वी पाई RC हो गया V0। ठीक है, अब इनपुट साइड की हमें बात करनी, क्योंकि VS भी तो चाहिए साथ में रेशो के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर वी पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वी पाई और VS दोनों एक ही सर्किट में हमको दिख रहे हैं। करंट कैसा फ्लो हो रहा है यहाँ पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ से वी पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होती है वी पाई की वैल्यू, वी पाई की वैल्यू होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, देखो जरा, वी पाई किसके अक्रॉस है, आर पाई के अक्रॉस है, वी पाई किसके अक्रॉस निकालने हैं, आर पाई के अक्रॉस है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट क्या है, आई, रेजिस्टेंस कौन सा, आर पाई, आर पाई। अब करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालें, क्या निकलेगी, आर बी और आर पाई दोनों कैसे सीरीज में, एक सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, एक तो बेस रेजिस्टेंस है हीरा, और एक है हमारे पास आर पाई, तो प्लस आर पाई हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वी पाई की। अब इस वी पाई की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, इस वी पाई को उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो V0 इजकल टू माइनस GM, यहाँ पे आ जाएगा VS आर पाई अपॉन RS, सॉरी RB प्लस आर पाई, और क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में RC। देखो जरा, V0 अपॉन VS का रेशियो निकाल पा रहे हैं हम यहाँ से, ये रहा V0, ये रहा VS, VS को ले जाओ डिनोमिनेटर में, क्या मिल गया, माइनस GM
आर पाई आर सी अपॉन आर बी प्लस आर पाई। तो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज गेन है इस सर्किट का वो निकल गया माइनस जी एम आर पाई आर सी अपॉन आर बी प्लस आर पाई। तो ये हो गया हमारा पूरा हाइब्रिड पाई मॉडल का एनालिसिस कंप्लीट फॉर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ इसे शेयर करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर के आने वाले हैं।